सी, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। अब हीट तो आपको पता है क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी। अब ये कब कैसे ट्रांसफर करता है, हायर टेम्परेचर से एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट होता है, मूव कर जाती है। ओके, हीट ट्रांसफर किस किस वे में होता है। अब हम जैकेट पहन रखे हैं, सर्दी लग रहा है, ठंड लग रहा है, जैकेट क्यों पहन रखे, हमारा शरीर का हीट बाहर ना चला जाए। समझ में आ गया? तो हमने क्या करा, एक इसको कवर चढ़ा दिया कि भाई हीट ट्रांसफर होके जाए ना। थर्मोफ्लास्क के अंदर हम सामान गर्म चीजें रखते हैं, क्योंकि बाहर का थर्मोफ्लास्क इंसुलेटिंग है, तो उसके अंदर से बाहर हीट चला ना जाए। सो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। वन इज कंडक्शन। कंडक्शन, ओके। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। वन इज कंडक्शन, कंडक्ट करके चला जाता है। कंडक्शन में आपको एक चीज बताऊं, आप एक काम करना, आज सारे बच्चे ट्राई करोगे तो चम्मच ले लोगे, ऐसे स्पून ले लोगे, हाथ में पकड़ लेना, और ये स्पून का जो टिप है इसको फ्लेम में दिखा के रखना। कितने देर तक पकड़ के रख सकते हो? थोड़ी देर तक। मतलब क्या होता है उसमें, थोड़ी देर के बाद आपको पकड़ने में मुश्किल होएगा। मान लो हम एक कढ़ाई है, कढ़ाई में हम सब्जी वब्जी मम्मी बना रही है, आप कढ़ाई को जाके पकड़ लो, क्या होता है, फिर ऐसे ताता लग जाता है, ऐसे ऐसे करते रहते हो, ऐसे करते हो, है ना? ऐसे क्यों होता है? इवन मैं एक बड़ा सा डंडा सा बड़ा सा रॉड लेके दूर रह के भी मैं गैस की फ्लेम में रखूंगा, तो थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ भी गर्म हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है, मान लो दिस इज द फ्लेम, ये हमारा मान लो हो गया, ये हो गया हमारा फ्लेम, राइट, ये हो गया हमारा फ्लेम। अब इस फ्लेम में मैं क्या करता हूं, एक लोहे का रॉड को दिखाऊं, ठीक, आई विल फाइंड आफ्टर सम टाइम दिस बिकम्स हॉट। मतलब इधर से हीट इस मटेरियल, बट टाइम लगता है, इधर से हीट ट्रैवल करते 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 इस पॉइंट तक आ जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। सो कंडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, transfer of heat in a material from one place to another. One place to है? है? कोई बात नहीं। It is the process of transfer of heat in a material from one place to another place without the flow of material। है? मटेरियल इसमें फ्लो होता है, खाली हीट ट्रेवल कर जाता है, राइट। मटेरियल का फ्लो नहीं होता, मटेरियल हमारा सॉलिड जैसे ही था ऐसे ही है। ये कैसे जाता होगा? मान लो तुम लोग एक लाइन में खड़े हो, मैं बीसी को मारा एक थप्पड़, बीसी क्या करा, प्रिंस को जता दिया, प्रिंस क्या करा, उसको जता दिया, उसको जता दिया, ऐसे करते करते थप्पड़ जाके लास्ट तक पहुंच गया। अब क्या होता है, हमारा मटेरियल में जो एटम्स होता है अपने अपने जगह में फिक्स है। अब इस ऐसे ये एक एटम हो गया, 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 ऐसे ऐसे फिक्स है। जब मटेरियल का स्नेहा मेरे को देख, मोबाइल देख रही है, मटेरियल का एक एंड को जब मैं फ्लेम में रख दूंगा, इस एटम को एनर्जी मिला, एटम को एनर्जी मिल गया तो क्या होगा, एटम बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। हाँ मार रहे हो, एटम कैसे फूल जाएगा भाई?
मैं कह दिया कि एटम फूल जाएगा तो क्या होगा, ये एटम को एनर्जी मिलते ही ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। ठीक, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो ये वाइब्रेशन वाइब्रेशन किया तो इसको क्या करा, उठ भाई उठ उठ, तो ये इसको भी एनर्जी मिल गया, देख रहे हो। तो ये जो अपने एनर्जी है धीरे धीरे इसको ट्रांसफर करता दिया। ठीक, अब इसको एनर्जी मिल गया तो ये भाई साहब हिलने लग गए, तो उसके साइड में जो एटम होगा वो तो बेचारा रेस्ट में था, उसको भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिला, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन स्टार्ट किया, फिर जब उसके टेम्परेचर ज्यादा हो गया वो भी वाइब्रेट ज्यादा करा, ये करा तो उसके साइड वालों को मारने लगा, नॉकिंग करता रहा। समझ में आ रहा है। एक है तो जैसे मैंने कहा, मान लो एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल, हमें ऐसे साइकिल स्टैंड में बहुत सारे साइकिल रखते हैं, एक साइकिल को साइड में धक्का दे दो, क्या करते करते लास्ट वाले साइकिल भी गिरता है। इसमें दो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, हीट एनर्जी मिला, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, हो सकता है उस टाइम ज्यादा कुछ ना हो, थोड़ा सा ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा। उसके साथ आपको मैं बता रखा हूं हर एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय एक्सप्रिंग फोर्स, तो ये हिलेगा तो वो भी हिलना स्टार्ट करता है, और धीरे 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 करते करते एनर्जी एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रांसफर हो जाता है। राइट, समझ में आ गया, सुने ना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। दूसरा प्रोसेस इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, अब कभी पानी जब बॉयल होता है आप देखे हो, नोटिस करे हो, नीचे से पानी गर्म हो जाता है तो ऊपर आता है, क्यों आता है ऊपर? यस, राइट। क्या होता है, ऐसे तो बुलबुले भी आते हैं, बुलबुले कहां से आते हैं पानी में के अंदर से? बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक्साइटेड होके आंसर मत देना, हमें जल्द आगे करने की जरूरत नहीं है, हमें सही करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब हम पानी को बॉईल कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, उस टाइम वाटर मॉलिक्यूल का कोई भी बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब मत सोचना बॉन्ड टूट जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की क्या जरूरत है, फिर तो पानी गर्म करके हाइड्रोजन ले लेंगे और हाइड्रोजन के व्हीकल अभी जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कर देंगे आराम से। मान लो गर्म होते ही बॉन्ड टूट जाता है तो हम क्या करेंगे, एक चैम्बर लगा लेंगे ऊपर, समुद्र के ऊपर बड़ा सा चैम्बर, बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर आ गए तो हम सेपरेट कर देते हैं, हाइड्रोजन को यूज कर लेंगे, ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सप्लाई कर देंगे, ये हाइड्रोजन गाड़ियों में सप्लाई कर देंगे, आसान हो जाता, बॉन्ड ऐसे नहीं टूटता। तो इसीलिए तो इतने रिसर्च चल रहा है, नहीं तो 2 मिनट में अब कौन पेट्रोल को पूछता है। अब पता चल गया कि बॉन्ड टूट जाए तो फटाक से कर देंगे, ऐसे बॉन्ड नहीं टूटता। क्या होता है, बुलबुले क्यों उड़ता है? सपोज हम देखें पतीला को, नोटिस करो, पतीला पतला हो गया, इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। गैस का फ्लेम का टेम्परेचर पता है कितना होता है? कभी कैंडल के फ्लेम को ध्यान दिए हो? ध्यान दिए हो? अब मेरे को, मैं फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ गया मेरे मन में, मैं जब 7th क्लास में पढ़ रहा था मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, ये फ्लेम है क्या? हु कैन से व्हाट इज द फ्लेम? अब 7th क्लास के जो टीचर पढ़ाते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है। बर्न करने का मतलब क्या है? तो पेट में से फिर तो फ्लेम निकलना चाहिए करके, ऐसे आग जला हुआ है क्योंकि बर्न हो रहा है उसमें खाना। होता है कैसे हैं? एनर्जी लॉस तो हमारे पेट से भी होता है, हाथ लगा के देख, तेरा पेट गर्म लगेगा, उसका पेट में हाथ लगा गर्म लगेगा, तो एनर्जी तब भी लॉस होता है। तो खाना खाता है इसलिए खाता है कि फूड को बर्न करने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो तेरे काम आता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा ये जो फ्लेम है इट इज द ग्लोइंग गैस। गैस जब ज्यादा टेम्परेचर में आ जाता है उसकी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होने के बाद वो डी एक्साइट जब होते हैं रेडिएशन देते हैं। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रा, हैं ये पढ़े हो ना?
तो ये गैस का हो गया। अब गैस का आप बेटा बात नहीं, आप गैस कोई भी कैंडल का फ्लेम को नोटिस करो, कैंडल का फ्लेम आपका ऐसे ही दिखेगा। ये हमारा कैंडल हो गया, ठीक, दिस इज आवर कैंडल। अब कैंडल का फ्लेम आप देखो, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे दिखेगा, अंदर एक काला बॉड दिखेगा, एम आई राइट? ये डार्क दिखेगा, बट ये और कुछ पोर्शन यहाँ पे कभी कभी ये तो येलो दिखेगा, येलो तो नहीं, ब्राइट रेडिश या येलो दिखेगी, ऑरेंज टाइप का दिखेगा, ऑरेंज टाइप का दिखेगा, और ये एक थोड़ा सा ब्लू लेयर होगा। किसकी टेम्परेचर ज्यादा होता है? देखो, ये डार्क, ये ऑरेंज, कलर वाइज देखो, ये आपका ब्लू और ग्रीन। अब गैस का फ्लेम को देखो, पीली दिखती है? नहीं, कभी कभी दिखती है, कभी कभी कब दिखेगी? एक रोटी का टुकड़ा तोड़ के डाल दो, वो पीली दिखेगी, क्योंकि वो प्रॉपरली बर्न नहीं होता, इसलिए पीली दिखेगी। हमारा जो स्पेक्ट्रल सीरीज होता है, क्या होता है? वी आई बी, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वी आई बी जी वाई ओ आर। ओके, हम वेवलेंथ की फॉर्म में देखें, सबसे ज्यादा हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तुम्हें पता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एम आई राइट? अब वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट वेवलेंथ, विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं, जो दिखाई देता है, ये लार्जेस्ट वेवलेंथ, और इसकी एनर्जी सबसे कम है। एंड वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये हाई लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ। जब वेवलेंथ इसकी लोएस्ट है, एनर्जी इसकी हाईएस्ट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है? तो इसलिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इनकी एक मिक्सचर होता है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। यही बात नहीं, तो सुन ले, उसको समझाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑरेंज और येलो दिखती है, तो कंपैरेटिवली इससे क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गया तो एनर्जी कम हो गया, तो ये ऑरेंज येलो, इसकी टेम्परेचर और थोड़ी सी कम होगा। और ये डार्क है, इसमें अनबर्न्ट रहता है, इसलिए ये डार्क रहता है, अनबर्न्ट गैसेस। एक्चुअली जो फ्लेम हमें दिखता है, दिस आर द बर्न्ट गैसेस, ना कि वो कैंडल का धागा। कैंडल का धागा का काम है कैपिलरी एक्शन से आपका लिक्विड को ऊपर उठा के लेना है, अदरवाइज उसकी कुछ नहीं है, बीच बीच में वो डिस्ट्रॉय होता जाता है, जल जाता है। बट जो जलता है, जो फ्लेम हमें देता है, दैट इज ओनली बर्निंग गैसेस। फ्लेम के, हमारा गैस के फ्लेम में, आप एक काम करना, आज जब एक गैस जल रहा हो, गैस का जो पाइप जा रहा है, देखना वो लोहे वाला पाइप में एक बड़ा सा छेद है। अब देखोगे ना गैस का फ्लेम, गैस का जो फ्लेम आपका पाइप ऐसे आ रहा है, ये वाला पाइप आपका जा रहा है किसमें? बर्नल के पास। समझ में आ गया? बर्नल के पास जा रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा छेद है। आपको लगता है कि भाई गैस इधर से आ रहा है, इधर भाग के चला जाना चाहिए, नहीं जाएगा। गैस यहाँ पे स्पीड से आ रहा है ना, स्पीड होता तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है, बेशक मोर इज द स्पीड लेस इज द प्रेशर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्रेशर होता है, तो ये गैस बाहर नहीं जाएगी, उल्टा ऑक्सीजन इधर से, एयर, ऑक्सीजन तो खाली नहीं आएगा, एयर आएगा, अंटर करता है। तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा और यहाँ पे बर्निंग होगी। आप एक काम करना, इस जगह में हाथ लगा लो, स्टार्टिंग में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हाथ लगा लो, नहीं तो एक कागज लेके यहाँ पे इसके पास रख दो, नीचे मोटा सा कागज ले लो। अब देखना ये पीली हो जाएगी फ्लेम, सॉरी, हाँ पीली कलर हो जाएगी, मतलब येलो कलर आ जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो बर्न नहीं होगा, बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं आएगी। एम आई राइट? समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसकी है, बाहर वाले हिस्से की सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, इट इज अबाउट मोर देन 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हमारा गैस की जो फ्लेम है वो ब्लू कलर में होता है, क्योंकि वो प्रॉपर बर्निंग होती है, और प्रॉपर बर्निंग होगी तो पोल्यूशन नहीं होगा, प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी तो पोल्यूशन होगा। समझ में आ गया? मान लो मीथेन हो गया,
जो भी आपका वो है अनबर्न होके बाहर आएगा, बदबू मारेगा। बट बर्न हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड ऐसे बाहर चला जाएगा, जो भी है। समझ में आ गया। तो प्रॉपर बर्न होता है तो सबसे ज्यादा कलर उसके डाउन हो जाता है, कई बार तो फ्लेम दिखती भी नहीं है। तो वायलेट से और कम वेवलेंथ होता है, वो दिखती नहीं है, ठीक है। तो उसकी टेम्परेचर और भी ज्यादा होता है, तो इसलिए गैस फ्लेम हमारा ब्लू होता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, हम जब गैस फ्लेम में एक पतीला रखते हैं, उसकी टेम्परेचर अबाउट 600 डिग्री होता है फ्लेम की। पानी कितने डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है? अब पानी आपका जो कांटेक्ट में है, ये पतीला हो गया, पतीला के कांटेक्ट में जो पानी है उसको टेम्परेचर इमीडिएटली 600 मिल गया, तो ये सडनली एक्सपांड हो गया, तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? सडनली वेपर हो गया, वेपर तो एयर हो गया ना, गैस हो गया। तो गैस का डेंसिटी ऐसे ही कम हो गया, तो क्या होगा, ऊपर आएगा, इसलिए बुलबुले आते हैं। तो मत सोचना कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाहर आ गया। आप सपोज एक चादर उड़ के थोड़ा सा कम फ्लेम करके उसमें देखो, आप देखना आपको मुंह में पसीना आएगा, बिकॉज दैट इज, दीज आर नॉट द गैसेस, दीज आर मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है, दीज आर द गैस ऑफ वाटर ओनली, वाटर मॉलिक्यूल मीन्स दिस इज वेपर्स, स्टीम। समझ में आ गया? ये आपके मुंह में आएंगे, तो ये इसलिए आता है। इसका मतलब पानी जो कांटेक्ट में है उसकी टेम्परेचर, जो हीट एब्जर्व किया वो एक्सपांड करा, एक्सपांड करते ही उसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो ये ऊपर आया। तो उसके अंदर पानी आपका देखना, आप कागज के टुकड़ा डाल दो, काट काट के टुकड़े टुकड़े, थोड़ी देर के बाद बॉईल करोगे, देखोगे कागज के टुकड़े कुछ ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करने लगेंगे। कागज के टुकड़े, पानी के साथ कागज आ गया ऊपर, इसका मतलब डेंसिटी कम हो गया। फिर इधर से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, कुछ एवापोरेट करके हीट चला जाएगा, फिर टेम्परेचर जैसे डाउन हो जाएगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर वो चला जाएगा नीचे। दिस इज how the heat transfer takes place from the container to atmosphere। ये जो पानी का मतलब फ्लो हो रहा है, दिस इज कन्वेक्शन। समझ में आ गया? दिस इज कन्वेक्शन। हमारा कार के एसी के अंदर एक लिक्विड रखा हुआ है, कूलांट। वो क्या करता है, इंजन गर्म हो जाए तो इंजन के चारों तरफ ऐसे घूमता है और उधर से हीट लाके रेडिएटर जो होता है, बाहर से जाली टाइप का ये नहीं लगा हुआ इतना बड़ा सा, वो रेडिएटर के अंदर घुस के ऐसे चलता है और रेडिएटर में हवा पास कर देते हैं। वो कूलांट गर्म होके आता है तो ये हवा के कांटेक्ट में आता है तो हीट लॉस कर देता है, फिर वापस फिर गर्म होने इंजन के पास चला जाता है। ये जो कूलांट आपका फ्लो हो रहा है, दैट इज कन्वेक्शन। गर्मी हो रहा है तो हमें फैन चला दिए, फैन चला दिए तो हवा चारों तरफ को घूम रहा है, तो ये एक जगह से हीट दूसरे जगह तक ट्रांसफर कर लेता है। इसमें मटेरियल मूव कर रहा है। मान लो ये बोर्ड है, ठंडा है, इसमें गर्म हवा डालूं, घर में कन्वेक्टर लगाते हैं ना गर्मी सर्दी के टाइम में, ब्लोअर टाइप का लगाएंगे और हीटर को होगा, ब्लोअर से हवा आएगा, हवा लेके रूम पे आ जाएगा। ब्लोअर में हवा लगी, गर्म हुआ, वो हवा बाहर चली गई, रूम में घूमता रहा एंड रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहा। समझ में आया? यहाँ पे हवा जो, इसलिए उसको कहते हैं कन्वेक्टर, जहां पे हीट ट्रांसफर होता है मटेरियल की फ्लो के बजाय से। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, हवा चलना, कहते हैं मानसून आ गया, उधर से ठंडी हवा आएगी या गर्म हवा आएगी, मॉइस्चर उठा के ले आएगा, दैट इज कन्वेक्शन। शिमला में बर्फ गिरता है तो हम सिकुड़ जाते हैं इधर, क्यों? ठंडी हवा उधर से यहां तक आ जाता है एंड मेक्स अस feel cold. Am I right? So this is convection. So convection is the process of heat transfer. Convection is the process of heat transfer from one place to other because of flow of medium particles। सीधी सी बात है,
कन्वेक्शन लिक्विड में हो सकता है, नहीं तो गैस में हो सकता है। सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होगा। कंडक्शन लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हीट ट्रांसफर, मटेरियल जब गर्म होके इधर गर्म हुआ, इधर चला गया, वहां पे ठंडा पड़ा है, उसको गर्म कर दिया, है ना, तो क्या हुआ, मटेरियल खुद गर्म होते ही चल पड़ा। बट यहाँ पे मटेरियल गर्म हो गया तो वो चलेगा नहीं, ये साइड को मारेगा लात, उठ उठ उठ, चल ले जा, थोड़ा सा एनर्जी लेके जा, वहां पे पहुंच, मेरा भाई बैठा हुआ है, उसको ठंड लगता है। समझ में आ गया? तो इधर से हीट बहुत, ये स्लोएस्ट प्रोसेस होगा, ये बेटर प्रोसेस है। कंडक्शन इज द स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। इट इज स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। slowest process of heat transfer, but it is faster, इससे क्विकर। समझ में आ गया? अब सबसे बड़ी बात है, and the best and most effective way of heat transfer is radiation. Then comes radiation. Okay? और एक आ गया रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है? ना मटेरियल की जरूरत है, ना सॉलिड की जरूरत है, ना लिक्विड की जरूरत है, एनर्जी इधर से दूसरे तक चला जाएगा। जैसे जैसे सनलाइट हमारे पास आके पहुंचता है, सनलाइट तो एनर्जी है ना, सन गर्म हो रहा है, वहां पे खुद जल रहा है, जल जल के हमारे पास एनर्जी पहुंच रहा है। कोई एयर है नहीं। सो रेडिएशन इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस of heat transfer from one place to another without the requirement of medium। मीडियम कई बार हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, रेडिएशन चली जाएगी। मीडियम ना हो तब भी चला जाएगा, और मीडियम ना हो तो और जल्दी जाएगा बेशक। क्यों? जैसे सनलाइट हमारे पास पहुंचता है, कितने देर लगता है? अबाउट 8 मिनट, है ना। सनलाइट हमारे पास आके पहुंचता है, वो रेडिएशन है। आग जल रहा है, वहां पे हमें यहाँ से ताता लग रहा है, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कभी देखना फ्लेम वहां पे है, हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये मत सोचना कि हवा आके लगता है तब भी गर्म होता है, ना 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 ना, हवा की जरूरत नहीं है। आप ग्लास लगा लो आगे, तब भी आपको यहाँ पे ताता लगेगा। क्यों? है तो सीधा बैठ, कह रहा है कि ताता लग गया तो मेरा क्या हो गया, मेरे को तो आ रहा है नींद, है मैं तो मार दूं बिस्तर पे जाके 2-4 घंटा, है। मेरा इन्वॉल्वमेंट देखो ना बेटा, तुम्हें देखे हो मेरे को, मेरे शक्ल में पढ़ाने के टाइम में कभी बोर हो गया? तो फिर तुम क्यों बोर हो जाते हो? मैं कितने सारे चीज बोलता हूँ, मैं बीच बीच में कहीं और घुस जाता हूँ, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक आ जाता है, मैं बोर नहीं होता हूँ, मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना है। मैं तो बुढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हारा तो एनर्जी लेवल ज्यादा है, तुम तो ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। बेशक मैं थोड़ा सा थक जाऊं तो चलेगा, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पे। मैं तो 60 साल के जवान हूं, तुम तो 15 साल के बुढ़े हो, हैं। तो क्यों आता है? और रेडिएशन की वजह से आता है। सो रेडिएशन का स्पीड कितना है पता है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। सो इट इज द फास्टेस्ट, समझ में आ रहा है? इट इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम चलेंगे एक एक करके उठाएंगे। पहले करते हैं कंडक्शन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्लोएस्ट प्रोसेस है बट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये कैसे हीट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होता है। ओके, ले ले बेटा क्लिप ले। ठंडे पानी में रखेंगे तो उस साइड हमेशा हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर।
वन प्लेस का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर हुआ ना, क्यों ट्रांसफर हुआ अलग बात है, जाता है ना, ठीक। नाउ थर्मल कंडक्शन या खाली कंडक्शन कह सकते हो, थर्मल कंडक्शन। मेरे पास एक मटेरियल है, मान लो, ओके, ये एक मटेरियल है, मैं काम करता हूं इस मटेरियल को जैकेट पहना दूं, ठीक है, ठंड लग जाएगा नहीं तो, है, इसको मैंने जैकेट पहना दिया। जैकेट पहनने का मतलब क्या है, मैं नहीं चाहता हूं कि हीट इस साइड में निकल जाए, साइड में भी निकल जाता है ना, बट ये पॉसिबल नहीं है। बट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, ऐसा कोई भी जैकेट नहीं है कि टोटल हीट ब्लॉक कर दे, जाने ना दे। मैंने एक जैकेट पहना दिया, इधर से हीट जाए ना, ना इधर रेडिएशन नॉर कंडक्शन, किसी भी प्रोसेस में जाए ना। अब इधर से हीट एंटर करता है, इसके टेम्परेचर को मैं ले लेता हूं θ1, इस एंड का टेम्परेचर θ1, और इस एंड का टेम्परेचर को ले लेता हूं, मतलब ये इंसुलेटिंग जैकेट है, एम आई राइट, इंसुलेटिंग कवर चढ़ा दिया। अब इधर से हीट एंटर करेगा, एम आई राइट, और इधर हीट पास हो जाएगा, ये हीट एनर्जी। हीट को मैं सिंबल दे देता हूं Q। अब हीट हमेशा ट्रैवल करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू देन θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तब जाके हीट इधर से इधर तक जाएगा। ये वाला टेम्परेचर बड़ा हो गया तो उल्टा ही जाएगा, ओके। अब मेरे को बताओ, हीट इधर से इधर तक जा रहा है, कितना हीट जा रहा है, Q। सो Q is directly proportional to difference in the temperature। समझ में आया? More is the difference in the temperature, higher is the difference in the temperature, higher will be the heat transfer, है, हाँ, θ2। जब θ2 और θ1 बराबर हो जाएंगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब मोर इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, मोर विल बी द हीट ट्रांसफर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये मान लो हीट कहां एंटर कर रहा है, इधर एंटर कर रहा है, इधर एंटर कर रहा है, इधर एंटर कर रहा है, हर पॉइंट पे एंटर कर रहा है। इसका मतलब ये फेस का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट एंटर करेगा। सो हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, एम आई राइट? समझ में आ गया? अच्छा, इसकी जितना लेंथ ज्यादा होगा, हीट ट्रैवल करते करते ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सो मोर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेस विल बी द हीट ट्रांसफर, एम आई राइट? अब मैंने लेंथ फिक्स कर दिया, एरिया एरिया फिक्स कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस फिक्स कर दिया, और किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए? 5 सेकेंड में जितना हीट जाएगा 10 सेकेंड में उसकी डबल जाएगी, मतलब हीट फ्लो हो रहा है। मान लो मैं सर्दी में बाहर चला गया, एक शर्ट पहन के, शर्ट बहुत पतले हैं, उसके थ्रू हीट बाहर निकल गया, 2 मिनट चले जाता हूँ, आ जाता हूँ, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस में, तभी पता नहीं लगेगा। बट मैं 10 मिनट रह गया तो पता लग जाएगा, 1 मिनट पता लग जाएगा कितना हीट जा रहा है। मीन्स मोर यू विल प्रोवाइड द टाइम, मोर द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। Q is directly proportional to the time allowed, क्या कह रहा था, किसकी डेंसिटी,
वो तो कोई बात नहीं, होगा। ये ठीक है क्या? तो ये सारे पैरामीटर्स है। अब मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा है से ज्यादा हीट चला जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है, वो उसके और पैरामीटर है। सो इन सबको मैं कंबाइन करता हूं तो कैन आई राइट Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट A इंटू θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई L होल इंटू T। एम आई राइट? समझ में आया? मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, कैन आई राइट DQ by dq is equal to k a θ1 minus θ2 divided by L into dt। am I right? ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब t लंबा टाइम हो गया तो q आपका बल्क हो गया, टाइम मैंने कम ड्यूरेशन दिया तो कम हीट ट्रेवल करा। am I right? जितना टाइम आप बढ़ाओगे इतना आपका हीट ट्रांसफर होएगा। मेन तो ये वाला एक्सप्रेशन आप ध्यान में रख दो, मेरे ख्याल में इसको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप प्रोपोर्शनलिटी को एक बार ध्यान रखते हो तो आपका काम हो जाएगा। एम आई राइट? देन यहां पे जो के लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, क्या कहते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को? देन K इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू Q बाई A θ1 माइनस θ2 इंटू L डिवाइड बाई T। एम आई राइट? देखना ठीक लिखा क्या? अब मैं थर्मल कंडक्टिविटी मान लो A इज इक्वल टू 1 यूनिट, L is equal to 1 unit, θ1 minus θ2 is equal to 1 unit and T is equal to 1 second. Then K is equal to Q. Then thermal conductivity को कैसे डिफाइन करेंगे? Definition of thermal conductivity: amount of heat transfer, amount of heat transfer for a conductor of length across a length, यहां से यहां तक जा रहा है, across a length। ध्यान रखना बच्चे, डेफिनेशन को रटे बिना याद रखना। ऐसे टर्म लोगे, इसके डेफिनेशन में लिख रहा हूं, जो न्यूमरेटर में आएगा उसको फॉर ले लो और जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको पर ले लो। समझ में आ रहा है क्या है? पर मीन्स डिवीजन, पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया? सो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर across a length, across an, across unit length या for unit length per unit cross section per unit temperature difference पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया? पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो यूनिट क्या होना चाहिए? Q का हो गया जूल, लेंथ का हो गया मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया केल्विन। एम आई राइट? ये हो गया सेकेंड। देन जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। समझ में आ गया? डायमेंशन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? जूल का डायमेंशन हो गया m l स्क्वायर t टू द पावर -2, ये हो गया l, ये हो गया केल्विन, ये हो गया टाइम। एम आई राइट? ठीक है क्या? देन ये हो जाएगा m l t टू द पावर -3 k टू द पावर -1। दिस इज यूनिट एंड डायमेंशन। कोई डाउट?
ठीक है, बाकी कल हम इसका आगे करेंगे, राइट।